नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार बेटियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कई तरह के दावे करती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? जी हां, यह सवाल हर कोई कर रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना हो या फिर हाथरस की। यूपी में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां बेटियां और महिलाएं सुरक्षित हैं। वहीं जब कोई छेड़छाड़ का विरोध करता है तो उसे इंसाफ के बदले मौत मिलती है। ऐसा ही ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में देखने को मिला है और एक बार फिर हाथरस जिला सुर्खियों में आ गया है, जहां बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पिता को महंगा पड़ गया। शिकायत से चिढ़े शोधों ने लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियां चलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी। पापा को यहाँ गोली मार दी। यहाँ मार देता। इस बेबस लाचार बेटी की पुकार सुनिए। इंसाफ की गुहार लगा रही इस बेटी के सिर से उसके पिता का साया उठ गया है। क्या कर रहे थे आज वो खेत में? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई बता नहीं। वजह है छेड़छाड़ का विरोध करना। जब उसके पिता ने अपनी बेटी के छेड़छाड़ का विरोध किया और शोहदों के खिलाफ थाने में शिकायत की तो दरिंदों ने उसे गोली से भून दिया। आनन फानन में घायल पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पिता ने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल के बाहर रो रही इस बेटी के चीख और पुकार से हर किसी का दिल पिघल जाए। अपने पिता के हत्यारों को कोस रही इस लड़की के सिर से पिता का साया उठ गया है। मानो इस बेबस और लाचार लड़की की दुनिया ही उजड़ गई हो। न्याय की गुहार लगा रही ये बेटी गुनहगारों के लिए न्याय की मांग कर रही है। हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र के गांव नौजपुर में सोमवार शाम बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपित छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इनमें से 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के भी निर्देश दिए हैं। वारदात का मुख्य आरोपित गौरव समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद सियासत शुरू हो गई है। पक्षी दलों के नेताओं ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने इस घटना पर सीएम से सवाल करते हुए कहा, क्या करें एक मजबूर बाप, बताओ आदित्यनाथ जी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रदेश में बेटियां कब तक सुरक्षित रहेंगी? आखिर प्रदेश की बेटियों के साथ कब तक इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे? तो हाथरस एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां पर एक पिता जब अपनी बेटी से छेड़खानी की आवाज़ उठाता है और केस दर्ज कराता है तो उसको इंसाफ के बदले मौत मिलती है। एक तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी प्रदेश छोड़ देंगे या तो वो अपराध छोड़ देंगे, लेकिन सवाल यही है, ना तो अपराधियों ने प्रदेश छोड़ा है और ना ही अपराध छोड़ा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में है मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, सपा से हैं, आपका स्वागत है। शबनम पांडे जी जुड़ी हमारे साथ बीजेपी से हैं और साधना जग्गी जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शबनम पांडे जी आप ही से लेंगे हम
शबनम जी, क्या ऐसा ही होता रहेगा कि अगर कोई आवाज उठाएगा या शिकायत करेगा तो उसे इंसाफ के बदले मौत मिलेगी? शबनम पांडे जी। और मेरे सरकार की और पार्टी की संवेदना है और परिवार को पूरी तरीके से न्याय देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। दूसरी बात देखिए, इस परिवार के साथ जब पहली बार घटना घटी थी, सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और वो लड़का जो दोषी है, जो आरोपी है, वो सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। लेकिन वो अदालत से जैसे ही उसे बेल मिला और वो बाहर निकला, तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। अभी वो तुरंत बेल लेके निकला था, सरकार ने कार्रवाई की थी। पर किसी भी स्थिति में किसी इंसान, अगर परिवार ने सुरक्षा की मांग की होती और सरकार ने नहीं दी होती तो आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते थे। लेकिन कोई किसी सलाखों के पीछे गया और उसके बाद निकलकर उसके मन में क्या चल रही थी, क्यों उसने ऐसा किया, इसकी जानकारी पा पाना किसी के लिए भी मुश्किल। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, पर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन पे कि अपराध होने के बाद त्वरित कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, इसको मैं नहीं समझती कि कोई सरकार ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स इस पे ले सकती है। लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा अपराध होते त्वरित कार्रवाई की, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एनएसए लगाने का कहा। एक आरोपी पकड़ा जा चुका है, मुख्य आरोपी के खिलाफ 1 लाख का इनाम और 2 और आरोपियों के खिलाफ 25,000 का इनाम दिया गया, और मैं आपको बताती हूँ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सपा के लोग कब तक गुंडागर्दी करते रहेंगे। ये सपा का कार्यकर्ता था, वहां पे होर्डिंग पोस्टर लगाता हुआ रहा, ये सभी कार्यकर्ता सपा का था, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार किसके हाथ में है? तो कार्रवाई हमारी सरकार ही कर रही है, सपा कार्रवाई नहीं करेगी। सपा तो संरक्षित करेगी उसे, कार्रवाई हमारी सरकार ही करेगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है आशीष जी, किस तरह देखते हैं आप हाथरस केस को? एक पिता को गोली इसलिए मार दी जाती है क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं समझता हूँ ऐसे घटना जो है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं अभी सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष रख रही हैं, उन्होंने कहा कि सपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। कब तक आप इस बयान के पीछे छुपते रहेंगे? आज अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखें तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है। क्या वो समाजवादी पार्टी कर रही है? उन्होंने कहा कार्रवाई जो है वो सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से जो भी सरकार होती है, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। विपक्ष का काम ऐसे मुद्दों को उठाना होता है। और हाथरस में ये घटना जो घटी है, इससे पहले भी हमने देखा कि एक घटना घटी जिसमें कि अपराधियों को बचाने के लिए एक लड़की को रातों रात जलवा दिया गया, जिसमें प्रशासन पूरी तरह शामिल था। जब आप ऐसी एक घटना को अंजाम देते हैं, तब आप तमाम ऐसे गुंडे मवालियों का हौसला बढ़ा देते हैं कि जो सरकार है वो किस तरफ खड़ी है। चाहे वो सेंगर का मामला हो, महीनों तक वो भाजपा का विधायक जो था उसने उस लड़की के परिवार को ख़त्म कर दिया, और प्रशासन और शासन और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि उसके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो। महीनों लग गए एफआईआर रजिस्टर होने में। तो कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है, और जिसका खामियाजा जो है वो प्रदेश की जनता, प्रदेश की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो उठा रही हैं। कहीं ना कहीं केवल एक राजनीति हो रही है इसके ऊपर। लेकिन शबनम जी ने अभी कहा कि सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बेटी तो कह रही है कि आज भी उसको खतरा है और पहले भी खतरा था। ये सब जानकारी पुलिस के पास थी, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, कई बार ऐसे मामले जो होते हैं जब कोई महिला आवाज़ उठाती है, चाहे छेड़खानी का मामला हो, बलात्कार का मामला हो या बलात्कार करने की कोशिश की गई हो, तो अक्सर जो अपराधी होते हैं वो उस बात को दबाव बनाते हैं परिवार के ऊपर, जैसे सेंगर ने बनाने की कोशिश की थी, उसी तरीके से जैसे चिन्मयानंद ने बनाने की कोशिश की थी। बहुत से लोग जो होते हैं वो परिवार को जो है डराने, धमकाने या लालच देने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा को देखा जाए। यदि अगर वो बता रहे हैं कि उनको खतरा है तो उनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। ये जिम्मेदारी लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। ठीक है साधना जी, किस तरह देखती हैं आप इस केस को? एक बेटी के ऊपर से बाप का साया उठ गया।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारी पूरी संवेदना, पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है। परंतु केस को पूरा जानने के लिए इसकी बैकग्राउंड में जाना बहुत आवश्यक है। जुलाई 18 में इन परिवारों के बीच में रंजिश प्रारंभ हुई। जो छोटी वाली बेटी थी उसके साथ इसका रिश्ता लगा हुआ था, गौरव का, और एंगेजमेंट हो चुकी थी, और उसके बाद आपसी मनमुटाव के कारण वो एंगेजमेंट तोड़ दी गई और तभी से उन्होंने अपने दिल में बैर पाला हुआ था गौरव ने, और ये कंप्लेन की गई उस लड़की द्वारा कि छेड़खानी हुई है। छेड़खानी के बाद केस दर्ज हुआ, वो लड़का अंदर गया, उसकी फिर बेल हो गई। बेल होने के बाद उसने इसको इशू बना लिया और उसके अंदर क्या चल रहा था, रंजिश तो किसी के अंदर क्या चल रही है, किसी की क्या मनोवृत्ति है, आप नहीं जान सकते, है ना। उसके अंदर ये अंदर बिल्कुल जिसको आप कह रहे हैं लावा फूट रहा था, एक पूरा ज्वालामुखी था जो बंद था। और उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई है, दोनों परिवारों की महिलाएं मंदिर में मिली हैं जहां उनकी कहासुनी हुई है। और लेडीज का तो ऐसा कई बार होता है, उन्होंने अपनी बढ़ा चढ़ा के बताई, उन्होंने अपनी बढ़ा चढ़ा के अपने घर में बताई, और गौरव और एक्साइट हो गए। और जब वो शाम को खेत में आलू काट रही थी अपने फादर के साथ, वहां पर आके उन्होंने उनको समाप्त करने की नियत से वो आए थे और उन्होंने गोली मार दी। और ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। वो कल मैं सुन रही थी माननीय अखिलेश जी का भी कथन कि ऐसा है जो भी है, और ऐसा था कि वो सपा का ही कार्यकर्ता है। मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं वाकई बता रही हूँ आपको, ये आज सारे न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि वो सपा का कार्यकर्ता था और सपा की होर्डिंग्स उसने लगाई हैं सब तरफ। तो और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो बीजेपी की सरकार आई है, इसको तो अभी सत्ता मिली है, 4 साल हुए हैं, और कितना चेंज हो गया सबको पता है। बहू बेटियां सड़कों पे निकलने लगी हैं, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, जाकर केस दर्ज करने लगी हैं। पहले कौन जाता था, इतनी गुंडागर्दी थी, कोई बाहर ही नहीं जाता था। वेंटिलेटर पे सरकार थी, पुलिस का सिस्टम सेम था। इट विल टेक टाइम। आप देखिए, वी आर सो मैनी, हमारी पॉपुलेशन देखिए 32 करोड़ से ऊपर है, और बाकी देशों की, अमेरिका देश जिसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है, वहां की टोटल पॉपुलेशन जो है इतनी है। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जो 24 घंटे काम कर रहा है, मतलब ये चीजें पुलिस की तरफ से अभी इस समय कोई कमी नहीं हुई है। तुरंत केस दायर हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा, एनएसए होगा सब पर, किसी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी, और गौरव के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया, और आप देखिएगा 2 दिन में के अंदर उसको पकड़ा जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। ठीक है शबनम पांडे जी, योगी जी कहते हैं कि गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे या फिर अपराध को छोड़ देंगे। ना तो अपराधियों ने प्रदेश छोड़ा है और ना तो अपराध छोड़ा है। शबनम जी, देखिए, इस बात को आप नहीं कह सकते कि अपराधियों ने प्रदेश नहीं छोड़ा है। मुख्तार अंसारी का देखिए, लेकिन विपक्षी अपराधियों को नहीं छोड़ने को तैयार है, उनके साथ उनको संरक्षण देके उनके साथ अपना साठगांठ करने को तैयार है। और यही वजह है कि जिस प्रदेश में अगर सरकार सख्त है, अगर 2-4 को भी ये संरक्षण देते हैं, तो कहीं ना कहीं आज अगर सपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, वो इस बात को कहते कि ये सपा का कार्यकर्ता और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये चाहे हमारे राजनीतिक दल इसको निकाले पार्टी से, और हम इस पे कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये चले आते हैं चिन्मयानंद और सेंगर और सारी चीजों के लिए। भाई, प्रजापति पे भी आ जाइए, और जब पत्रकारों को जलाया जाता था आपके शासन में, उस पर भी आ जाइए। वो भी याद रखिए, अगर निष्पक्ष बोलना है तो सब पे बोलिए। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी में आप दल मत देखिए। अगर आज आपके दल का अपराधी पकड़ा गया है, तो निश्चित तौर पे आपको खुले मन से कहना चाहिए कि ये अपराधी है, पर आपने एक शब्द भी उस पर नहीं बोला। बोला क्या, आंकड़ों पे। तो एनसीआरबी का ही आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, बस एक बात पूछ रही हूँ, 1 गिलास पानी में 1 बूंद रंग डालेंगे और 1 बाल्टी में 1 बूंद रंग डालेंगे तो क्या अंतर दिखेगा? नहीं, गिलास का रंग गहरा दिखेगा, बाल्टी का रंग हल्का दिखेगा। उसी अनुसार हमारे प्रदेश का आंकड़ा कई ज्यादा है अन्य प्रदेशों से देश के। और एनसीआरबी का आंकड़ा जब अगर देखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, तो आपको पर पॉपुलेशन देखना चाहिए, प्रदेश के स्तर पे नहीं। पर पॉपुलेशन देखा जाए तो ऑल इंडिया का 62% क्राइम अगेंस्ट वुमेन है और यूपी का 55% है। आपके राजस्थान का 110% है भाई साहब,
और वेस्ट बंगाल का 64, केरला का 62, महाराष्ट्र का 63%। अब आप देखिए देश के क्राइम अगेंस्ट विमेन से भी हमारा कम है, और अन्य जो दूसरे पार्टी द्वारा शासित प्रदेश है उससे भी हम कई कम हैं, और हम इससे भी कम करने के लिए लगातार आप देख रहे हैं योजनाएं बना रहे हैं और धरातल पर उतार रहे हैं। और अगर हम माफियाओं को से एनकाउंटर होता है तो देखिए सबसे पहला आंसू बहाने वाले, जाति धर्म देखने वाले यही विपक्षी पार्टी हैं, और कहते हैं अपराधी क्यों नहीं। अपराधी तो जा ही रहे हैं, कुछ ऊपर चले गए, कुछ जेल में चले गए और कुछ कांग्रेस शासित प्रदेश में चले गए। अपराधी तो चले ही गए हैं, और जो बचे हैं वो भी जाएंगे, इसको भी मैं आश्वस्त करती हूँ। लेकिन शबनम जी, आप इस बात को मानती है कि जिस तरह से अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं, खुली सड़कों पर गुंडाई चल रही है, हत्याएं चल रही है, बाहर महिलाएं निकल नहीं सकती हैं, बेटियां निकल नहीं सकती हैं, सरेआम छेड़खानी हो रही है, इस बात को आप मानती नहीं मानती हैं? देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि चाहे श्री राम का समय था या आज का समय है, उस वक्त भी बंदीगृह होता था, क्योंकि अपराध होते थे तो बंदीगृह था। अपराध शून्य समाज हो ही नहीं सकता, पर अपराध कम हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज, पहले अपराधी अपराध करते थे, जिसने गोली चलाई सपा के नेता, शायद सपा के समय में गोली चलाता और खुलेआम घूमता, पर आज वो मारे मारे फिर रहा है, छिप रहा है। 1 लाख का इनाम लगाया गया। आज अपराधियों के हौसले पस्त हैं। अगर उन्होंने अकड़बाजी में और अहंकार में अपराध कर भी लिया तो वो बख्शे नहीं जाते, और आगे ये अपराधी इसी तरीके से पकड़े जाएंगे, इसी तरीके से कार्रवाई होती रहेगी। तो जो सदियों से अपराधीकरण हुआ था उत्तर प्रदेश का, वो निश्चित तौर पे खत्म हो जाएगा और अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। जो आरोपी है एक दिन में किसी चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। जब वो सवाल अखिलेश जी से पूछता है पत्रकार कि आपकी पार्टी का हत्यारा था, तो अखिलेश जी कहते हैं कि आप बिके हो। तो जब सवाल आपकी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं तो आप डिफेंड कर रहे हो। डिफेंड किसी भी तरीके से अपराधी को नहीं किया जा रहा है। मैं अभी भी सुन रहा था शबनम पांडे जी का कि हम जो है अपराधी, मैं तो कहता हूँ गोली मार देना चाहिए साले को। सपा का है ना, मैं कह रहा हूँ गोली मार देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में ये क्यों नहीं कहा? अरेस्ट मत करो, गोली मार दो। पर क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि अपने विधायक को बचाने के लिए इन्होंने कौन सी कसर छोड़ किया? तो अखिलेश जी कहते हैं आप बिके हुए हो। नहीं तो वो उसका जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं तो जवाब ये मतलब कितना बेतुका क्योंकि सवाल वो है। आपकी पार्टी का क्या था। वो पार्टी नहीं, पार्टी का है तो क्या मतलब उसे अपराध करने की छूट है? क्या बाहर जो पार्टी में है ही नहीं उसको क्या निकाले भाई? कार्यकर्ता फोटो आई है, कार्यकर्ता। अगर मेरी गवर्नर के साथ फोटो है, राम नाईक जी के साथ, तो क्या मैं भाजपाई हो गया? के टप्पल में होर्डिंग लगी है। एक मिनट, मेरी बात का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। मेरी अनेकों फोटो हैं, गवर्नर राम नाईक जी तो थे पुराने यहाँ, उनके साथ, तो क्या मैं भाजपाई हो गया? क्या कोई मेरी फोटो लगा देगा कि मैं भाजपाई हो गया? कल को मैं अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचाता हूं तो क्या मैं अमिताभ बच्चन के परिवार का हो गया? किसी राजनीतिक दल का नहीं गवर्नर संवैधानिक पद है, साफ लिखा हुआ है कि वो आपकी पार्टी के भी तमाम मंत्रियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनके शादी ब्याह में मैं जाता हूं, वहां भी मेरी फोटो होगी, तो क्या मैं भाजपाई हो गया? ऐसी बातें मत करिए। क्या वो समाजवादी पार्टी का उसने होर्डिंग लगाई है, उसने होर्डिंग लगाई है। मैं अगर मोदी जी की होर्डिंग लगा दूं मैं भाजपाई हो जाऊंगा? आशीष जी, कोई बीजेपी का लीडर, कोई कांग्रेस का लीडर अपने नाम के अखिलेश साथ यादव के साथ होर्डिंग होर्डिंग लगाएगा, होर्डिंग नहीं लगाएगा वो। अरे देखिए, मुद्दा ये है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा यहाँ पे मट्टी डालने के लिए, बचाने के लिए अपने आंकड़ों के पीछे जो छुप रही है वो ये है कि ये सफाई है। मैं तो कह रहा हूँ गोली मारो उसे, सफाई है उसका, गोली मारो उसे जिसने ये काम किया है। यहाँ पे ठीक है, पहली बात। नहीं है। दूसरी बात ये आती है की कोई कि बात इन्होंने नहीं है, कहा कि प्लीज। अपराधी जो है यूपी छोड़ गए हैं, है ना? तो मैंने कहा कि भाई अगर वो मुख्तार अंसारी जैसे अभी जो है पंजाब में है, तो अगर वो वहां बैठा है तो ये आपके लिए कोई खुश होने की बात नहीं है। ये आपकी कमजोरी चलाती है कि आप मुख्तार अंसारी को वापस नहीं ला पा रहे, और आप अपनी शेखी इस बात से पीट रहे हैं कि मुख्तार अंसारी हमसे डर गया। अरे वो तो हंस रहा है आपके ऊपर कि आपकी सरकार उसे वापस नहीं ला पा रही है। क्या पार्टी को उसको निकालना चाहिए बाहर? आप मानते इस बात को? अरे पार्टी में जो है नहीं उसे निकाले, क्या कार्यकर्ता को क्या चलो निकाल देना चाहिए? क्या क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हमारे निकाल देने से उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो ज्यादा जरूरी है? नहीं, सपा का कार्यकर्ता हो रही है, कह देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? सपा को नैतिक जिम्मेदारी तो क्या लेनी चाहिए। देखिए, चिन्मयानंद जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, जो बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा था, उसके लिए योगी जी ने उसके मुकदमे वापस ले लिए। पार्टी से निकालना तो दूर की बात,
सेंगर को जब तक कोर्ट ने जेल नहीं भेज दिया, इन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। आज किस मुंह से एक कार्यकर्ता को निकालने की बात कर रही हैं? इनके यहां आतंकवाद में शामिल चुन के एक सांसद पहुंच गई हैं, उनको पार्टी से निकाला इन्होंने। 100 केजी आरडीएक्स पुलवामा में कहां से आया, उसकी इंक्वायरी हुई आज तक? उसके खिलाफ जो सरदार था, जो डीएसपी था, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज तक चार्जशीट फाइल नहीं करी और पुलवामा केस में वो बरी है, निकल के घूम रहा है मजे में। अब बताइए कौन सी सरकार है? क्या करना क्या चाह रही है? कार्यकर्ता निकाल दो, कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता उसका होगा, गलत है, गोली मार दो। मैं कह रहा हूं मुद्दा हाथरस का है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जब एक आरोपी के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो समाजवादी पार्टी का है, अरे तो इनके तो सांसद विधायक उन पे लगा, उनको कौन सा निकाल दिया? सबसे पहले तो योगी जी ने अपने खिलाफ मुकदमे वापस ले लिए। केशव प्रसाद मौर्य, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ सबसे बनते पहले अपने मुकदमे वापस ले। ये तो अपना पिछाड़ा बचा रहे हैं, दूसरों पे क्या कार्रवाई करेंगे ये? ठीक है साधना जी, जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं योगी जी, आप खुद एक महिला हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रह गई हैं या हैं? देखिए, पहले जो हालात मैं पहले भी यहाँ रही हूँ और अब भी यहाँ पर रह रही हूँ। बिल्कुल, बहुत पहले से लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेटर हो गया। अब आप देखिए, पहले थाने में लड़कियां जाते हुए डरती थी, बिल्कुल नहीं जाती थी। अभी परसों का 2 दिन पहले की मैं आपको बता रही हूँ, सदर थाने में एक लड़की जिसकी उम्र केवल 17 वर्ष है, वो अपने घर से भागी, तो उसके माँ बाप ने रिपोर्ट करी, तुरंत कार्रवाई हुई, पता चला वो कानपुर में है और उसने एक लड़के से शादी कर ली है, विवाह कर लिया। उसके बाद उस लड़की को यहाँ लाया गया, लड़के को लाया गया, लड़के को बंद कर दिया गया, लड़की को पूरी महिला सुरक्षा दी गई, पूरी जो अलग, और पूरी महिला, हमारे यहाँ एसएचओ भी महिला, उनका पिंक, जो अभी पिंक थाने बनाए गए अलग से महिलाओं के लिए, महिला थाने जो बना दिए गए हैं, महिला थाने के अंदर ही एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो केवल महिला के लिए। और उस कानपुर से तुरंत कार्रवाई की गई। आप पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड का मैटर है। कानपुर, क्योंकि घटना कानपुर में घटी, विवाह उसने वहां कानपुर में किया, वहां से 3 घंटे के अंदर पुलिस आई है, तब तक उस बच्ची को खाना खिलाया गया, उसको मिलवाया गया। मैं खुद मिली उस बच्ची से जाके, उसका बयान वगैरह जो था, जो उसका मेंटल स्टेटस था वो देखा, समझाया, और 3 घंटे में उसकी कार्रवाई पूरी करके उनको कानपुर की महिला पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो इससे जल्दी क्या हो सकता है? पहले लड़कियां थाने नहीं आती थी, लेट मी कंप्लीट, पहले लड़कियां थाने नहीं आती थी, सड़कों पे ऐसे ही हूटिंग बजाते हुए लड़के गुजरते थे। मैं ये नहीं कहती किसी पर्टिकुलर पार्टी के थे या क्या थे, कहीं किसी के भी। और उसके बाद उनके, हम लोग को डर लगता था, एक डर लगा रहता था कि हम लोग बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज वो चीज टोटली खत्म हो गई है, टोटली। मतलब ये तो रंजिश का मामला है, और 90% जो ये मामले आ रहे हैं लड़कियों के अपहरण के, कैद के, या तो मानसिक विकृति है, मनोवृत्ति गलत है, दे आर सिक पीपल, और या रंजिश होती है, उस कारण मरता है। आप किसी के अंदर क्या, किसी के अंदर रंजिश पक रही है, आपसी जमीन को लेकर है, लड़कियों को लेकर है, या अपनी ईगो को लेकर है, तो वो तो आप नहीं जान सकते। परंतु ऐसी घटनाएं अनफॉर्चुनेट है, परंतु योगी सरकार में तुरंत कार्रवाई हो रही है। उसके लिए हम अपनी, मतलब योगी जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इनको अभी समय ही कितना मिला, वेंटिलेटर पे तो सरकार थी पहले, क्या था यहाँ पर, था यूपी में कंडीशन क्या थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितना बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन कितनी है, वी आर टू मेनी। क्या अभी और समय चाहिए? नहीं, समय तो रोज काम हो रहा है। जो व्यक्ति 18 घंटे काम करता हो, 2 घंटे 2.5 घंटे सोता हो, इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद करेंगे? बहुत बहुत निरंतर। साधना जी कह रही है कि पहले की सरकार वेंटिलेटर पर थी, प्रदेश बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की दिशा में बढ़ रहा है। देखिए, अगर आपको और ये पब्लिक है, सब जानती है, सब आता है, रोज रिजल्ट सामने आ रहे हैं। 1090 जो विमेन हेल्पलाइन शुरू की गई, वो समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू की गई। ये जो डायल 100 जो गाड़ियां आज सब जगह आपको दिखाई देती हैं, वो समाजवादी पार्टी द्वारा ये शुरू किया गया। अभी बात हो रही थी कि कानून व्यवस्था की, मैं आपको एक निजी एग्जांपल देता हूं। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं उसमें 6 फ्लैट लेकर के एक आदमी जो है प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चला रहा है। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, दूर की बात नहीं, इतनी बार पुलिस को बताया गया, 3-4 बार पुलिस आई भी, लेकिन उसको संरक्षण पता नहीं किस भाजपा नेता ने दिया हुआ है कि 6 फ्लैट लेकर के तवाइफों को सप्लाई करने का काम हमारी बिल्डिंग में सुशांत गोल्ड सिटी अंचल में चल रहा है। अखबार में भी छप गया, लेकिन वो उसके धंधे अभी भी चल रहे हैं। तो मैं अगर कहीं दूर ना जाऊं, मैं यहीं देख लूं, तो मुझे दिख रहा है कि कितने अच्छे से सरकार आज जो है क्राइम पे कंट्रोल कर रही है। सरेआम चल रहा है, जिसको भी देखना हो आ जाए, हम आके दिखा देंगे। 6 फ्लैटों में चल रहा है अंचल गोल्ड सिटी सुशांत में। अब बता दीजिए साधना जी। वेरी सैड अफेयर।
एंड शबनम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तुरंत संज्ञान लें इसको, और जैसा आशीष जी ने बोला है उसको तुरंत, ये तो बहुत ही गलत है। दिस इज वेरी वेरी सैड। शबनम पांडे जी, पांचों आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकियों को योगी जी की पुलिस कब पकड़ेगी, कितना समय लेगी अभी? देखिए, ये दबाव बनाने की जरूरत ही नहीं है कि कब पकड़ेगी, क्योंकि सही आदमी पकड़ा होना चाहिए। दबाव में गलत इंसान को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, ये हमारी सरकार का एजेंडा। और सरकार किसी भी तरीके से, वो कहीं भी धरातल में छिपा होगा, उसको पकड़कर पुलिस प्रशासन लाएगी। अब बात रही आशीष जी या इनके पार्टी के जितने प्रवक्ता हर वक्त ये ढिंडोरा पीटते हैं, ये योजना हमारी थी, ये योजना हमारी थी, ऐसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं। अरे 78 की योजना 2021 आ गई, अब हमने खत्म किया, 20 में हमने खत्म किया, 18 में हमने खत्म किया, 78 की चल रही योजना। योजना बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे योजना को कहते हैं जैसे कि योजना में पैसे भी आप ही के लग रहे हैं। अरे सब जनता के पैसे लग रहे हैं, लेकिन योजना को समयबद्ध तरीके से सुचारू रूप से धरती पर उतारना और उस पर कार्रवाई होना जरूरी होता है। आप बना के तो सब कुछ रख देते थे, लेकिन उस पर कोई, बस केवल टेंडर करके पैसे आने चाहिए नेताओं के जेब में, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना हो, किसी तरीके की योजना हो, तो इसलिए योजना हमारी का रट लगाना बंद कर दीजिए। शिलान्यास करना बड़ी बात नहीं है, उसको खत्म करके उद्घाटन करना जरूरी बात है, और उसको सुचारू रूप से लंबे समय तक चलाना जरूरी है। तो इस बात को ध्यान रखें। और प्रजापति भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे, आजम खां जी भी जो जमीन हड़पते थे वो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो आप ये MP MLA हमें मत गिनाइए, हम सब पे कार्रवाई करते हैं, चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, लेकिन जब गोली मारने की बात होती है वापस ले लेती हैं, ये कार्रवाई करती हैं। अरे आप तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे भाई साहब, और गोली अगर मारने लिया की बात किसी के ऊपर होती तो गलत है, बात उसको हो तो रही है। अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो आंसू सबसे ज्यादा विपक्षियों के बहते हैं, क्योंकि उनके ही संरक्षण में ये राजनीति लेकिन करते शबनम थे। पांडे जी, आज मृतिका वो के जो मारे भाई जा है, रहे किसी हैं तो ठाकुर का क्यों नहीं हुआ? आप बता फिर से दीजिए कोई शबनम मारना पांडे दे जी। जाए। शबनम पांडे जी, शर्मा नहीं जो चाहिए मृतिका कि की- आपको आप शर्म नहीं आ रही, आप अपराधियों भाजपा के ही, आपको जाति शर्म ही नहीं ढूंढ आती, रहे हैं। आपकी तो क्वालिफिकेशन नहीं। ही है कि हमारे को शर्म नहीं आती। अभी मैंने नहीं। आपको अपनी बिल्डिंग का ठीक एक है। इंसिडेंट बताया, बताइए उस पे क्या करके ठीक है, बताएंगे? सुनिए, शबनम जी, जो मैंने अपराधियों आपको की अपनी जाति बिल्डिंग मत जिसमें मैं ढूंढिए। रहता हूँ उसकी कहानी बता दी, उसमें उस क्या पर करेंगी भी बताइए। कार्रवाई होगी। शबनम उसका पांडे जी, जवाब उस जो पर भी मृतिका की कार्रवाई होगी, बेटी है, चिंता मत करिए, कोई भी शबनम पांडे बख्शा जी, नहीं जो जाएगा। मृतिका और की बेटी अपराधियों है, की ये तो जाति है। धर्म मत अरे ढूंढिए। शबनम कहीं जी, ना मार दिया जाए। ये चीज तो मैं पुलिस से पिछले 3 महीने से सुन रहा हूँ। ये चीज जो आप बोल रही है ना, कोई अपराधी नहीं बख्शा जाएगा, यही काम हमारे यहाँ जब बिल्डिंग में पुलिस आती है 3 महीने से हमें भी यही आश्वासन दे रही है जो आप दे रहे हैं। पता नहीं, आप दोनों एक ही बुक पढ़ के आते हैं लग रहा है। ठीक है आशीष जी। शबनम पांडे जी, देखिए, बुक जो मेरा आप सवाल पढ़ के आपसे आते ये हैं है, उसमें अपराधियों की कार्रवाई होती है, और आप जो बुक पढ़ते हैं तो उसमें अपराधियों नहीं का तो मैं तो संरक्षण अपनी होता बिल्डिंग है। का पूछ तो रहा हूँ ना, आप बाकी अपनी उत्तर किताब प्रदेश के बेच आंकड़ों की बात ही नहीं कर रहा डालिए मैं। कबाड़ शबनम जी, आप मैं उत्तर अपनी प्रदेश के किताब आंकड़ों की कबाड़ बात ही में नहीं कर बेच रहा हूँ। आप दीजिए। मेरी बात को अब क्यों उत्तर सुन नहीं रही हैं? प्रदेश में ऐसी कबाड़ किताब नहीं चलती है, मैंने बेच कहा डालिए। कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं उसमें जो प्रकरण चल रहा है उसके खिलाफ आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। देखिए, ये पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पे अगर चल रहा है तो निश्चित तौर पे ये लोग सारे शबनम दोषी पांडे जी, पकड़े यहाँ पर जाएंगे, बात हो रही है पर हाथरस केस सबूतों को के लेकर। साथ। शबनम जी, देखिए, मृतिका की जो ऐसे बेटी है किसी उसको को हम डर लग रहा है कि उससे भी कहीं मार ना दिया जाए, क्योंकि उसके ऊपर नेताओं का हाथ है, तो क्या सुरक्षा उसको ऐसे मिलेगी? देखिए, ऐसे हम हवाई चैनल पे बैठ के कैसे कह सकते हैं कि नेताओं के हाथ हैं या नहीं है, विपक्षी नेताओं के हाथ है कि सत्तारूढ़ नेताओं के हाथ है। इस सुरक्षा देने बात काम को आपका है चैनल ना, पे बैठ के नहीं, सुरक्षा आप देंगी। पुलिस प्रशासन वहां दबिश डालेगी, सरकार सुरक्षा रंगे देगी इसको। हाथ पकड़ेगी और फिर उनको सलाखों के पीछे करेगी। हमारी सरकार में अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ वहां के भी अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा की गुहार लगा रही बेटी, वो कह रही कि हमको सुरक्षा दी जाए, तो क्या सुरक्षा दी जाएगी उसको? निश्चित तौर पे अगर वो सुरक्षा की गुहार लगाती है और एप्लीकेशन देती है, निश्चित तौर पे सरकार सुरक्षा देगी, क्योंकि सरकार आम जनता की सुरक्षा के लिए है और वचनबद्ध है। सुरक्षा निश्चित तौर पे देगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है साधना जी, योगी जी कहते हैं कि महिलाओं बेटियों के खिलाफ, अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हो नहीं पा रही है। आपको लग रहा है कि चूक कहाँ हो रही है? देखिए, चूक मैंने आपको पहले भी बताया, नैतिक शिक्षा की, नैतिक मूल्य कहीं ना खत्म कहीं हो कमी चुके हैं, हो रही है ना। पूरी नहीं, नैतिकता कहाँ रह गई है? हाँ। आप देखिए, ये आज का नहीं है,
आप देखिए, आप साउथ में जाइए, आप मुंबई के लोगों से मिलिए, कल भी मैं 2 मुंबई के लोगों से मिली, तो सबसे पहली चीज अगर आप बताओ कि आप यूपी से हैं तो दे मेक सच अ फेस एंड वो कहते हैं पता नहीं आप कहाँ से हो। मतलब यूपी का पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन है कि गुंडा स्टेट है, पूरा एक जगह नहीं पूरी जगह, स्पेशली साउथ में आप चले जाओ, इवन दिल्ली इज बेटर। और मेरे हस्बैंड तो चंडीगढ़ के हैं, वहाँ तो 0 अपराध है, वहाँ तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़बरदस्त है कि लगता है कि आप इससे ज़्यादा सेफ कहीं नहीं हो। तो वहाँ से आके तो हमें खुद कई बार लगता है, परंतु पहले से स्थिति बहुत बेटर हुई है। अभी मैं यहाँ पे एक पंखुड़ी पाठक जी का प्रकरण भी कहना चाहूंगी जो अभी 2 दिन पुराना है। मतलब उसमें आप बताइए सपा का जितनी बहस चल रही है, जो सपा का क्या रोल रहा है ना, उनके ऊपर जो कमेंट के, एक आम लड़की, एक आम महिला जो अपने जो अच्छे परिवार से है, वो थोड़ा सा हिचकती है बाहर जाते हुए सपा सरकार में, और यहाँ पे जब से बीजेपी की सरकार आई है तब वो खुल कर जाती है। क्योंकि देखिए सबको ही नहीं, पुलिस विभाग का मैं नहीं कह सकती क्या है क्या नहीं, परंतु एटलीस्ट आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता है, आपको बहन जी बोला जाता है, आपको मतलब कुछ तो आप बेटर हुआ है, थिंग्स आर बेटर, लॉ एंड ऑर्डर इज बेटर। एंड योगी जी तो लगातार तत्पर है, लोग योगी जी क्या पूरी की पूरी उनकी टीम तत्पर है। और यहाँ पंखुड़ी जी के लिए मैं कहना चाहूंगी कितने अश्लील कमेंट्स हुए, यहाँ मजबूर हो गए मिस्टर अनिल यादव जी कि उनको पार्टी से निकाला गया और रिजाइन देना पड़ा, उनको सारे सोशल मीडिया ग्रुप से निकाल दिया गया। तो क्या ये उचित था? आप बताइए इसका कि वो उस महिला पे जो सरकास्टिक कमेंट्स हुए हैं, बताए नहीं जा सकते जो चैनल पे बैठ के, वो उचित था? आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप बहू बेटियों की नजर से तो देखिए, है ना। आप वो कोई वस्तु थोड़ा ना है, महिला एक कोई वस्तु थोड़ा ना है, नारी भी पुरुष के बराबर है, उसको बराबरी का दर्जा मिले, उसको बराबरी का हक मिले, सब चीज मिले, उसको केवल इस वस्तु ना बना के देखा जाए। और इसमें हमारे समाज को, हमारी एनजीओस को और हमारे स्कूल्स को नैतिक शिक्षा ऐसी थोड़ा चेंजेस आने चाहिए ताकि उनकी मेंटालिटी चेंज हो। दिस मेंटालिटी हैज टू बी चेंज। ये जो लड़कियों के लिए गलत नजर रखते हैं और कुछ उनके कहीं ना कहीं कमी है पढ़ाई में, इसके लिए हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। ये नहीं सोचना कि ये बसपा है, सपा है या भाजपा है, हमें कंधे से कंधा मिला के पूर्ण विकास करना है अपने देश का, अपने प्रदेश का। दैट्स द ओनली थिंग जिसके लिए हम लोग तत्पर हैं और करेंगे। आपने एक बड़ी बात कही है कि हम सबको साथ में चलना होगा, लेकिन साधना जी सवाल यही कि किस तरह से आखिरकार रोका जाए? जिस तरह से ये लोगों की सोच बदलती जा रही है, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, हर रोज डिबेट होती है, बहस होती है, तो क्या करना चाहिए सरकार को कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना होने पाए? इसमें एक न्यायपालिका का भी बहुत बड़ा रोल है। अपराधी पकड़े जाते हैं और उसके बाद न्यायपालिका को सपोर्ट करे जाते हैं, उसके बाद प्रशासन का रोल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बेल क्यों इतनी इजीली अवेलेबल है? बहुत बार ये डिसाइड हुआ कि ऐसे अपराधी जो छेड़खानी में जा रहे हैं या रेप में जा रहे हैं, इनकी चार्जशीट फाइल कर दी जाए और चार्जशीट फाइल तुरंत होके इनका फैसला हो जाए ताकि वहीं पे ये किस्सा समाप्त हो जाए, वो अपनी जेल भुगते और अपनी सजा भुगते और तब बाहर आए। परंतु जब ये बेल पर आते हैं, ये अपराध करते ही करते हैं। तो न्यायपालिका का भी पैटर्न चेंज होना चाहिए। न्यायपालिका को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि बेल करने से पहले उसको 10 बार वो रिव्यू करे, तभी ये अपराध कम होंगे। स्पेशली ये विमेंस वाले हैं। शबनम पांडे जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि नारियां जो है वो बीजेपी सरकार से हताश हो चुकी हैं, उन्होंने इंसाफ लगाना भी छोड़ दिया। देखिए, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, एक बार अपने ऊपर देख के देखें। अभी अभी हमारी जो समाज सेविका हैं, उन्होंने पंखुड़ी पाठक करके किसी नेत्री की चर्चा की। आप देखिए, इनकी खुद की पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी जो सांसद भी रही थी, उनके साथ जब छेड़खानी हुआ, सभी अखबारों की सुर्खियां बनी थी वो। तो हमें किसी पे आरोप लगाने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि भाजपा में के समय महिलाएं परेशान थी या उत्तर प्रदेश को इन्होंने इस तरीके से बद से बदतर कर दिया था। जब इनकी सत्ता थी तो इनकी खुद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी जो रहे, उन्हीं की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, तो आम जनता कैसी सुरक्षित होती, आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होती? और प्रश्न चिन्ह ये नहीं है कि महिलाओं पे जब इस तरीके का अपराध होता है तो सरकार के मत्थे आप डालने के लिए आप विपक्ष हैं, आपको छूट है।
लेकिन इस बात को भी देखना होगा कि इस तरह के अपराध को संरक्षण देने में आपकी कितनी भागीदारी है। सामाजिक तौर पे इसका कैसे बहिष्कार होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे कैसे बहिष्कार होना, एक आम परिवार की महिला जैसे हम हैं या और भी हैं, इन महिलाओं को अगर राजनीतिक क्षेत्र में आना है और वहां पे अगर आपके साथ छेड़खानी होता है तो आप समझिए आप समाज को क्या सुदृढ़ करेंगे। तो जिस तरीके की आरोप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी ने उस वक्त लगाया था, या 2 दिन पहले जिस तरीके से कांग्रेस को ज्वाइन करने वाली एक नेत्री ने लगाया, तो ये इस पर पहला प्रहार है। क्योंकि अगर राजनीति में रहने वाली मजबूत महिलाएं कहलाती हैं, वो समाज के लिए लड़ने वाली महिलाएं कहलाती हैं, और इसीलिए उन्होंने घर से बाहर कदम उठाया था, सैलरी लेने के लिए नहीं। तो जो समाज के लिए लड़ती हैं उनको अपनी राजनीतिक दल के गुंडे छेड़खानी करें और फिर वो राजनीतिक दल के अध्यक्ष कहें कि भाजपा के समय महिलाएं परेशान होती हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये आरोप उन पर पहले लग चुका है। मैं नहीं कर रही इसको, लेकिन इसमें परिवर्तन लाना होगा, समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जेल से छूट के वो बच्चा आया था तो परिवार की जिम्मेदारी थी उस आरोपी को अपने हद में रहने देने की, और अगर दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को सुरक्षा की गुहार लगाई होती, एप्लीकेशन दिया होता, तो निश्चित तौर पे उन्हें सुरक्षा भी मिली होती। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही गलत कृत्य है, और सरकार आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ के लाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पे होगी, चाहे वो आम जनता होता या किसी दल का नेता होता। क्योंकि सरकार माफियाओं पे, गुंडों पे, अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई कर रही है, ये आप सब लगातार देख रहे हैं। ठीक है आशीष जी, सरकार गुंडों पे, माफियाओं पे लगातार कार्रवाई कर रही है, ऐसा कहना है शबनम पांडे जी का। देखिए, कुछ लोगों पे कार्रवाई जरूर हो रही है, मैं नहीं कहूँगा कि कुछ लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन कुछ जाति विशेष के लोगों पे कार्रवाई हो ही नहीं रही है। ये क्यों है? क्या धनंजय सिंह एनजीओ चलाते हैं? क्या ब्रजेश सिंह, सुनील सिंह ये सब एनजीओ चलाते हैं? इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या ये लोग अपराधी नहीं हैं? कौन हैं ये लोग? शबनम पांडे जी, कौन हैं ये लोग जिनके मैंने नाम लिए? कौन है? देखिए, हर माफिया पे कार्रवाई होगी, हर किसी की बारी आएगी, लेकिन राजनीतिक बयान मत दे देखिए, तो आप ढूंढते हैं। नहीं, मैं नहीं ढूंढ रहा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दे दीजिए कि इन लोगों पे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रघुराज प्रताप सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, और बता दूं और भी लंबी लिस्ट है, अभी इतने पे बता दीजिए कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बस ये बता दीजिए। आप पूरी लिस्ट डाल दीजिए, सब पे कार्रवाई हो रही है। अगर 4 साल तो हो गए, अभी तक तो किसी पे भी नहीं हुई इनमें से। ऐसा क्यों है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये प्रदेश का हर एक व्यक्ति ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है, कैसा क्यों आपसे भी पूछ रही हूँ कि जब तक विकास दुबे पे कार्रवाई नहीं हुई थी तो आप हमसे पूछ सकते थे इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेकिन जब कार्रवाई हो गई तो आप आंसू बहाने लगे। ऐसे विकास दुबे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम उजागर करने जा रहा था। बता रहे हैं आशीष जी, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप 2016 में उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म के 3289 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 2232 पर आ गया, यानी कम हुआ है पहले से। अगर देखा जाए तो 16 में आपकी सरकार थी जी, 20 में योगी आदित्यनाथ जी, तो पहले से बहुत कम हुआ है। अगर वाकई में कम हुआ है तो अच्छी बात है, ये तारीफ करना चाहूंगा मैं सरकार की, अगर ये कम हुआ है तो। अगर ये सही मायने में कम हुआ है तो कई बार ऐसा भी होता है कि दबाव बनाया जाता है कि मामले दर्ज ही ना हो, ये ना हो। अगर सही में कम है तो कम होने तो अच्छी बात। एनसीआरबी के आंकड़े हैं तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात मानते आप लोग की जो है सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है? नहीं, देखिए, सख्त कार्रवाई तो अभी भी नहीं कहूंगा। अच्छा, सख्त कार्रवाई अभी भी नहीं कहूंगा। अगर इतने भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जरूरत है। अपराध तो बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध तो बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। मामले दर्ज होना और घटनाओं का वास्तविकता में घटना, ये दोनों अलग चीज है। कई बार ऐसे छेड़खानी के बहुत से मामले होते हैं जो घरवाले ही दबाव बना देते हैं कि मत जाओ, बदनामी होगी, मत जाओ, मत बताओ, मत बोलो, बदनामी होगी। बहुत से कई बार ऐसा भी परिवारजन जो है लोगों के करते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता में और आंकड़ों में बहुत फर्क हो जाता है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है और आंकड़े क्या हैं। तो वास्तविकता अभी भी बहुत दूर है
अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब माहौल, क्योंकि लोगों में अंदर जो है खौफ नहीं है कि आदमी निकल के आ रहा है, गोली मार रहा है, उसे मालूम है कि मेरे कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, 15-20 दिन फरार रहूंगा, थोड़े दिन ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद सरेंडर करूंगा, फिर बेल ले लूंगा, फिर वही प्रक्रिया। तो लोगों के अंदर कानून का डर खत्म सा हो गया है। तभी आप देख रहे हैं कि बात सी बात पे, मैंने अभी अखबार में कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक लड़का जो है वो किसी के गाड़ी पे हाथ रख के खड़ा हुआ था, अंदर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा मेरी गाड़ी पे हाथ क्यों रखा, इसी बात पे उसने उसे गोली मार दी। किसी दिन चाय के किसी ने पैसे मांग लिए, उसने उसे गोली मार दी। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है जो कानून का, वो खत्म सा हो रहा है। पता नहीं किस तरीके की मेंटालिटी लोगों की हो गई है कि इतनी सी बात पे लोगों को गोली मार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस जो खौफ है कानून का, वो खत्म सा हो रहा है। उसको कायम करना बहुत जरूरी है। उस डर से क्राइम रुकता है। पुलिस हर जगह रोक नहीं सकती है, उसकी उतनी काबिलियत नहीं होती है कि हर जगह वो मौजूद हो। जो उसका डर होता है वही रोकता है, लेकिन वो डर खत्म हो रहा है, इसीलिए आज आप ये देख रहे हैं। ठीक है साधना जी, एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2016 के मुकाबले जो है अब जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है अगर देखा जाए तो। इसकी बहुत तारीफ के लायक है एंड योगी सरकार को मैं इसके लिए बधाई का पात्र मानती हूँ। और हम लोग जो यहाँ रहने के साथ ये फील करते हैं कि सोशल मीडिया कह लीजिए या अवेयरनेस कह लीजिए, इंटरनेट कह लीजिए, आजकल छोटी छोटी बच्चियां 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियां हैं, घर में अपने पेरेंट्स से वाई पूछती हैं, क्या इसका कारण क्या है, वाई शुड वी टेक इट। आप मीडिया उठा, उस पे फेसबुक उठा के देखिए क्या लिखा होता है कि भाई हाँ किसी पे अत्याचार हो रहा है, सारा का सारा ग्रुप इकट्ठे आ जाता है। तो अब वो वाली जनरेशन नहीं रह गई है कि जो घर में पर्दा पहन के बैठ जाएगी और जाके नहीं करेगी आपकी शिकायत। तुरंत लड़कियां सामने आ रही हैं, तुरंत आ रही हैं, मतलब बिल्कुल भी जरा सी बात होगी और लड़कियां जाती हैं। आप 3 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। इस समय अगर कोई लड़की फोन करे 100 पे, 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर आपकी वैन वहां पहुंच जाती है और अपराधी को मार के, जिसने छेड़खानी की होती है, लेके थाने ले जाता है। ये आप आजमा के देख लीजिए, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब लड़कियां बहुत ज्यादा, अब तो लड़कियां अपने को मतलब वो समाज का अभिन्न अंग है और मर्दों के बराबर बराबरी कर रही हैं और अपने को इक्वल समझ रही हैं। और उनके पास पेरेंट्स अगर उनको किसी चीज के लिए मना करते हो तो उनका वाई तुरंत तैयार होता है। दे वांट द रीजन कि वाई दिस, वाई वी आर नॉट सपोज टू डू दिस। तो वो जनरेशन आ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों को बोल दें अंदर बैठ जाएं। वो पहले होता था, पहले बिल्कुल था, परिवार का दबाव होता था और लड़कियों को बोला जाता था तुम्हारे साथ ये हुआ है तुम नहीं जाओगी। उस समय केसेस बहुत कम दर्ज होते थे, अब तो हर केस दर्ज हो रहा है, हर केस। आप रोड पे जाके देखिए। हाँ मैं मानती हूं कि ये जो कार वाला इंसिडेंट है वो मैंने भी पढ़ा है। ये तो ऐसी मेंटालिटी वाले लोगों की मानसिकता ही खराब है, आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं जो काफी सालों से चले आ रहे हैं। इनको हमें सुधारना है, इनको सुधार गृह बनाइए और उसमें सारे ऐसे पकड़ के डाल दीजिए एंड नैतिक शिक्षा दे। उनके परिवार का भी इसमें आता है, एक समाज पूरी इकाई है। चूंकि मैं समाज एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ बैठी हूं, तो हमारी स्टार्टिंग कहां से होती है? परिवार हमारी पहली इकाई है, उसके बाद हमारा गली मोहल्ला है, उसके बाद हमारा नगर है, उसके बाद हमारा पूरा जिला आता है। तो सबको इस पे काम करना है। कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि अगर एक बच्चा ऐसा है जो बेल से छूट के आया, तो ऐसे कुछ संस्थाएं जो इतनी एनजीओ दावा करती हैं, इतनी समाज सेविकाएं दावा करती हैं, तो जाएं उसकी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल। एक काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। मेरे को लगता है उससे अपराध कम हो जाएंगे। जैसे ही अपराधी को बेल मिले उसको काउंसलिंग सेशन दिए जाएं, उसको काउंसलिंग गृह में रखा जाए जहां उसके अच्छे डॉक्टर से, अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग कराई जाए। और काउंसलिंग के बाद उसका ये जो रंजिश है और ये जो उसके अंदर भावनाएं हैं ये खत्म हो जाएंगी कि उसको एंड दिखाया जाए कि तुम्हारा एंड क्या है। अगर तुम दोबारा करोगे ये तो तुम्हारा एंड क्या, तुम्हारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, फाइनेंशियली तबाह हो जाएगा, मेंटली हो जाएगा, हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सब बहिष्कार हो जाता है। तो ये चीजें हमको क्यों नहीं बताई जा रही हैं? इस लाइन पे हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ऐसी संस्थाएं मैं बनाना चाहती हूं और ऐसा मैं सरकार से गुजारिश करूंगी, शबनम जी यहाँ बैठी हैं, कि एक काउंसलिंग का पूरा अलग बनाया जाए। उसमें आपको ना मैन पावर की कमी मिलेगी और बहुत सारे काउंसलर हैं जो वॉलंटियर हैं, इस समय एक वॉलंटियर कर रहे हैं जो अपने आप को, उनको ऐसे अपराधियों के साथ काउंसलिंग कराई जाए। उसके बाद आप देखिए कुछ ना कुछ परसेंटेज अपराध कम हो जाएंगे। बाकी वी आर वेरी हैप्पी कि पहले से वी आर फीलिंग मोर सेफ, लॉ एंड ऑर्डर इज बेटर इन ऑल द सेंसेस। लेकिन आपको लगता है कि अगर सरकार सख्त होगी और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेगी तो हो सकता है जो उनकी मानसिकता हो तो उसके बाद वो बदले? बिल्कुल।
हाँ। सरकार को तो सख्त होना है, और सरकार तो मेरे ख्याल काफी सख्त है। इससे ज्यादा क्या होगा कि एनएसए लगा जाए। कल ये बड़ा ठीक है शबनम पांडे जी, योगी जी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए, तो क्या एनएसए लगाने से क्या अपराध को आप रोक सकते हैं? ऐसा तो है ये कि पहली बार हुआ है, आप कई बार कार्रवाई भी पहले कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन एनएसए जो लगाया गया, तो इसको इससे लग रहा है आपको कि इस बार एनएसए जो लगाया गया आरोपियों पर, तो क्या अपराध पर लगाम लगा पाएंगे आप लोग? देखिए, जिस तरीके से सरकार कदम कदम पे महिलाओं के भ्रूण में होने के साथ साथ उनके वृद्धावस्था तक के हर कदम पे महिला सुरक्षा के लिए तमाम योजनाओं के तहत सरकार कार्य कर रही है। और अगर एनएसए लगाने की बात हो, एनकाउंटर होने की बात हो, गिरफ्तारी की बात हो, देखिए यही तो कड़ी कार्रवाई होती है। और ऐसी कड़ी कार्रवाई करने पे कम से कम उसके आसपास के लोगों में या जो खबरों को पढ़ते हैं उन पर एक दहशत होती है कि हाँ, सरकार कहीं भी किसी को बख्श नहीं रही है। हर एक अपराध करने वाले, चाहे वो अपराध छोटे हो या बड़े हो, सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन अपराध को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जन सहभागिता की भी जरूरत है। अभी हमारी सोशल एक्टिविस्ट जी ने कहा, साधना जी ने, कि सरकार को काउंसलर रखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, 181 सेंटर सरकार ने जो खोला है, उस 181 सेंटर में हमारी काउंसलर बैठती है, जो छोटे क्राइम से लेके बड़े जघन्य क्राइम तक में महिलाओं के काउंसलिंग के लिए बैठती हैं। 1090 में उन लड़कों को बुलाया जाता है जो ईव टीजिंग से लेके तमाम ऐसे करते हैं, जो संज्ञान में आते हैं, उनको बुलाया जाता है, उन्हें काउंसलिंग किया जाता है, उनके परिवार को बताया जाता है कि आइंदा आपके बच्चे ने ऐसा किया तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत अच्छा तो कदम है शबनम जी, बहुत अच्छा, सरकार अप्रिशिएट दैट। हर पहल पे काम कर रही है। एनकाउंटर से लेके समझाने तक की बात की जाती है। अब 1535 हमारे थाने जो हैं उत्तर प्रदेश में, सब पे महिला डेस्क भी बनाया गया है। महिलाओं को पूरी तरीके से, आप देखिए, मुखबिर योजना में भ्रूण में हो रहे महिला बच्चियों की हत्या पे रोक लगाने के लिए मुखबिर योजना है। निराश्रित महिला में हम 300 रुपए देते थे, वृद्धा महिला को 500 रुपए देने लगे। बच्ची के जन्म पे हम उन्हें पढ़ाने के लिए, ये करने के लिए हम उनको कदम कदम पे उन्हें वजीफा दिया जाता है। अगर आप देखा जाए, महिला सुरक्षा के लिए हम आज सेल्फ डिफेंस तक स्कूलों में सिखा रहे हैं बच्चियों को। लेकिन इसमें सबकी सहभागिता की जरूरत है। हम जाति धर्म ना देखें। और आंकड़े जो एनसीआरबी के आते हैं, अगर विपक्ष पढ़ता है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा है तो वो भी सही है, और विपक्ष अगर पक्ष ये पढ़ रहा है कि पर लैख पॉपुलेशन में और पर डे के अगर इसको देखें, पर डे में भी जहां 12-13 बलात्कार उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा के समय हुआ करता था, आज वो 7 पे आके रुका है। और हम उससे भी कम करेंगे। हम 7 पे वाहवाही नहीं ले रहे, हम उससे भी कम करना चाहते हैं। तो आंकड़े एनसीआरबी के सही हैं, इसको तोड़ मरोड़ कर विपक्ष पेश न करे। और जब सत्ता पक्ष एनसीआरबी के आंकड़े बोले तो ये तो आंकड़े हैं बोल के उसको हल्के में ना ले। आप इस बात के लिए देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन विपक्ष का ये भी काम है कि सरकार की इस पहल पे, सरकार की इस मजबूती से हो रहे काम पे उन्हें पीठ भी थपथपाना चाहिए। यही लोकतंत्र की मजबूती होती है। ऐसे नहीं होती मजबूती कि विपक्ष झूठे आरोप लगाता चले। आशीष जी, अभी जो आपने बताया कि आपकी बिल्डिंग में जो मामला चल रहा है, एक बार उसको आप जरा बताइए। अभी हम प्रयास करेंगे कि एसीपी को फोन लाइन पर जोड़ने की, ताकि इस पर कुछ कार्रवाई हो सके। देखिए, हमारी बिल्डिंग में मैं अंचल गॉल सिटी में रहता हूँ। जी जी। सेलिब्रिटी ग्रीन्स में जी। वहाँ एक शख्स है वीरेश सिंह का नाम का, जिसने वहाँ 6 फ्लैट हमारे 2 टावरों में ले रखे हैं। एक फ्लैट जो है वो सामने वाली बिल्डिंग में ले रखा है। मतलब 7 फ्लैट मेरी जानकारी में, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि मेरी जानकारी नहीं है। जी। अभी हम लोगों ने जब पुलिस को कंप्लेंट दी, वहाँ पे अमर उजाला ने एक कैंप भी लगाया था। उस दिन भी जो पुलिस वाले आए थे, वहाँ हमारे जो सोसाइटी की महिलाएं हैं उन लोगों ने उनको एक बंद लिफाफे में एक पूरा कंप्लेंट, प्रूफ सारे कुछ दिए। लेकिन उसके बाद हालांकि पुलिस तो आई, 2-3 बार आए, लेकिन आ करके चले गए, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जो है हमें जानकारी हुई कि वहाँ सेक्टर सी में इस आदमी ने एक मकान था बड़ा सा, इत्तेफाक से हमारे जानने वाले ही थे, वो आर्किटेक्ट हैं, उनका मकान ले लिया। कुछ दिन बाद खबर आती है कि वहाँ पुलिस ने रेड करी और वहाँ लड़के लड़कियाँ पकड़े गए।
जब मुझे पता चला, जब ढूंढते हुए गया तो इत्तेफाक से, क्योंकि मेरे जानने वाले ही थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आपके यहाँ रेड पड़ी? बोले हाँ भाई साहब, उसको दिया था एक को मकान हमने, और यहाँ पास में एक रिटायर्ड सीओ रहते हैं, उनने देखा कि उनको अटपटा लगा कि यहाँ होता क्या है, तो उन लोगों जो है वहाँ पे उस पर रेड करी। और लेकिन हमने पूछा फिर आपको तो बड़ी परेशानी हुई होगी भाई, किसी के भी घर पे अगर पुलिस की रेड पड़ जाए, और इस मामले को लेके तो मकान मालिक के लिए तो बड़ी दिक्कत है। तो मैंने उनसे पूछा मिस्टर शाह आपको क्या हुआ, बड़ी दिक्कत हुई? बोले नहीं, वो वीरेश ने आपस में अपना मैनेज कर लिया, पुलिस को जैसे भी करना था। तो वही मैं कह रहा था, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल घर के अगल बगल के मामले हैं, मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए मैं स्वयं प्रयास कर रहा था, क्योंकि मैं खुद वहाँ रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि जहाँ मैं खुद रह रहा हूँ, जहाँ परिवार मेरा भी रह रहा हो, वहाँ इस तरीके की चीज़ें हों। तो दूर की बातें सुनने में कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, और जो वास्तविकता जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसा हो रहा है, तो उसका आलम अब आप देख लीजिए क्या है। ठीक है आशीष जी, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि एसीपी जो है वो जुड़े फोन लाइन पे, आप उनको अपनी समस्या बताएं ताकि इसका समाधान निकल सके। फिलहाल जो हाथरस का मुद्दा जिस पर हम बहस कर रहे हैं, सीएम योगी ने आशीष जी इस पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए, उन पर एनएसए लगाने के भी आदेश दिए हैं, तो फिर इस मुद्दे पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? इस पे कोई राजनीति हो ही नहीं रही। हम तो केवल मांग कर रहे हैं कि जिसने अपराध किया है, और व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं खुद कई इनकाउंटर्स कर चुका हूं, तो मैं तो ये कहता हूं इनकाउंटर कर दो इस आदमी का। और जैसे कि आपने देखा हैदराबाद में जो रेप हुआ था, एक केस हुआ जिसमें पुलिस ने इनकाउंटर किया, तो जब इनकाउंटर हुआ तो आप देखिए कि फिर वहां जल्दी, मेरी नॉलेज में तो कुछ ऐसा रेप जैसे इंसिडेंट वहां सुनने में नहीं आया। तो अगर आप यहाँ भी इस तरीके का ट्रेंड शुरू करें, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के अपराध जो है निश्चित रूप से कम होंगे। क्यों नहीं कर सकते? इसी इंसिडेंट से शुरू कर दीजिए। साधना जी, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, तो युवाओं में ज्यादा कुछ देखा जा रहा है कि अपराध को अंजाम युवा ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या बेरोजगारी या और क्या वजह हो सकती है? दिस इज ऑल मेंटालिटी, है ना। जो बेरोजगारी तो है, मुझे तो नहीं दिखती बेरोजगारी कहीं पर, वो तो बिल्कुल सेपरेट मुद्दा है। खैर, बेसिकली आपकी वैसी मानसिकता, आपराधिक मानसिकता और मनोवृत्ति, और अंदर जो उनके उबलता रहता है, जिस तरीके से उनकी परवरिश हुई है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। वो मतलब उसी तरीके से दे आर बॉट अप इन दैट वे कि ये करना ही करना है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी पर्टिकुलर किसी का। मतलब कई बार ऐसा होगा था, माता पिता के 10-10, 12-12 बच्चे हैं, 6-6, 7-7 बच्चे हैं, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बस बच्चे हुए, उसके बाद ना अच्छी स्कूलिंग उनकी हो पाती है, स्कूलिंग हो ही नहीं पाती। 10-10 साल में उनको लगा दिया जाता है कार्य पे, है ना, जिसको आप बोल लीजिए कि बाल उसमें, जबकि वो बैन है श्रम विभाग की तरफ से। वो छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हैं। अभी भी आप देखिए, ढाबों में जाइए, कहीं जाइए, आपको दिख जाएंगे। उसके बाद उनको, उनकी अवेयरनेस नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल जागरूकता नहीं कि गलत क्या है, सही क्या है। वही हुआ ये अपराध कर रहे हैं। पढ़ा लिखा बच्चा इसमें बहुत कम इन्वॉल्व है। हाँ, लड़कियों वाले प्रकरण में पढ़े लिखे बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे उनके एक क्वेश्चन ऑफ ईगो हो जाता है कि मेरी है और मेरी गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ कैसे चली गई। तो दीज थिंग्स आर टोटली सोशल दिस थिंग, एंड देयर अंदर किसी की क्या पक रहा है ये नहीं पता चलता, और वो जब अपराध होने के बाद ही पता चलता है। किस तरह की योजना सरकार को चलानी चाहिए जागरूक करने के लिए युवाओं को खासकर? पूरे कैंप लगाने चाहिए, एनजीओ को सामने आना चाहिए। जिन एनजीओ ने इतने फंड्स लिए हुए हैं, उनके लिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि दे हैव टू वर्क। आप इंडिया से बाहर देखिए, फौज में जाना, हमारी मेजर चतुर्वेदी जी भी आर्मी से हैं, मेरे हस्बैंड भी आर्मी से हैं। सो वहां पे कंपलसरी है, पहले 3 years वॉलंटियर यू हैव टू वर्क फॉर द आर्मी, ताकि आपको पता चले कि क्या होती है लाइफ, कितनी टफ लाइफ होती है। आशीष जी ने भी वो देखी हुई है। और आप ये बताइए, उसके बाद जो है, ऐसी ट्रेनिंग हमारे यहाँ क्यों नहीं है? ऐसी ट्रेनिंग का अभाव क्यों है? मैं ये नहीं कहूंगी कि आर्मी में वो जाएं, लेकिन एक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए स्कूल में जो कंपलसरी हो। एक बच्चे की 5 साल 6 साल की उम्र से नैतिक शिक्षा की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। तो सबको मिलकर आना चाहिए, इसके लिए कैंप्स होने चाहिए। और उन कैंप्स में बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आप कैंप्स लगवाइए। जिनको आप फंड्स रिलीज कर रही है सरकार एनजीओ को, या डिफरेंट जो समाज में अलग अलग लोग कई तरीके के योजनाएं बनाते हैं और फंड्स देते हैं, उसमें ये कंपलसरी होना चाहिए कि वो ये ट्रेनिंग देंगे और वो जागरूकता पैदा करेंगे। उनको इतने सारी होर्डिंग लगानी है, इतना सारा लोगों को मिलना है, और उसका डेटा होना चाहिए, तब ये कम होगा। और न्यायपालिका का भी इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत जल्दी बेल नहीं मिलनी चाहिए। बेल का ऐसे मामलों में थोड़ा सा विचार करना चाहिए, और इसके लिए डबल रिव्यू होना चाहिए, डबल बेंच में, ताकि उसके सारे रीजन देखे जाए। चार्जशीट फाइल क्यों नहीं होती,
चार्जशीट की लेट होने से बेल हो जाती है। अब चार्जशीट फाइल अगर समय पे हो जाए, उसको वहीं पे सजा हो जाए, तो कहाँ से आएगा ये मामला? ठीक है, शबनम पांडे जी, अभी आप साधना जी को सुन रही थी, उनका ये कहना है कि सरकार को कोई जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, कोई ऐसी योजना चलानी चाहिए ताकि युवा जो है वो जागरूक हो और ऐसी घटना दोबारा वो ना कर पाए। देखिए, निश्चित तौर पे ये बात इन्होंने सही कहा और सरकार तमाम जागरूकता अभियान चलाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तमाम जगह, सड़कों से लेके विश्व शिक्षण संस्थाओं से लेके तमाम जगहों पे ये जागरूकता अभियान चलाई जाती थी। और ये भी मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इस तरह के अपराध करने वाले जो युवा हैं, जिसने गोली चलाई है, उसे भी पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फिर बात यही आती है कि परिवार में भी वो नैतिकता होनी चाहिए, परिवार के परवरिश में भी वो नैतिकता होनी चाहिए। तो कहीं अगर इस तरीके से नैतिकता की पाठ अगर घर से नहीं पढ़ाई जाए, केवल हम ये सोचें कि शिक्षण संस्था हमें पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे या सरकार हम पे दबाव डालेगी तो डाले, सरकार तो कार्रवाई करेगी। सरकार के लिए सब परिवार है, और अगर कोई अपराध करता है तो फिर उसे परिवार नहीं समझा जाता, उसे अपराधी समझा जाता है। लेकिन परिवार को ये समझाना पड़ेगा अपने घर के बच्चों को कि छोटी छोटी बातों पे, सड़कों से लेके तमाम जगहों पे लड़ाई झगड़े से गोली बारूद तक जाने की जरूरत नहीं है। वो जाएंगे तो अपना भविष्य खराब करेंगे। सरकार भी और पूरी फैमिली का। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जागरूक नहीं होते, जागरूक होते हुए भी कहीं ना कहीं परिवार की परवरिश ऐसी होती है कि उन्हें इतना बेटे होने का इतना बढ़ावा दिया जाता है हमारे समाज में। इसी का परिणाम है कि बेटा इस तरीके का कुकृत्य करता है। तो इस पर भी, और किसी को प्रभावशाली और वीआईपी होने का जो कल्चर था, जिसको हमारी सरकार ने खत्म किया, चाहे वो नीली बत्ती या लाल बत्ती करके हो, जैसे भी ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक दल में आने का मतलब ये नहीं कि आप प्रभावशाली है, राजनीतिक दल में आने का मतलब उन्हें समझना चाहिए कि आप समाज सेवी या समाज सेवक हैं। शबनम पांडे जी ने भी कहा है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। और जो अभी बात हो रही थी, मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले तत्काल एक कानून पारित करना चाहिए कि ये जो 16 साल तक के लोग जो अपराध करते हैं, यदि एक 16 साल का लड़का रेप कर सकता है, हत्या कर सकता है, तो उसको भी उसी श्रेणी में, उसी कानून में उसका ट्रायल होना चाहिए। आधे लोग इसी उसमें, अभी वकील जो होते हैं वो उसको यही साबित करने पे, अगर 19 साल का भी है तो उसे वो 18 के नीचे साबित करने में लग जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि फिर तो ये कुछ भी करके बच जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस कानून को बदलने की जरूरत है कि आप इसे 16 साल पे लाइए। आप 18 साल तक बालिग मत मानिए, वैसे आप बालिग मानिए, लेकिन कानून अगर अपराध में श्रेणी में अगर बलात्कार और हत्या का है तो 16 साल वाले को भी आप उसी श्रेणी में रखिए। देखिए, कानून का बहुत हद तक तो क्राइम कम हो जाएगा। लेकिन अभी जो कितना बढ़ रहा है, क्योंकि यंग एज के लड़के जो हैं ज्यादा कर रहे हैं, और वो यही 18-19 साल के होते हैं, कुछ की 17 कुछ उम्र होती है। तो जो 17 साल का, मान लीजिए अगर आज के प्रधानमंत्री को कोई 17 साल का लड़का गोली मार दे तो वो तो कुछ दिनों में, 6 महीने में बाहर भाग जाएगा कि भाई ये तो 17 साल का था, छूट गया, हम क्या करेंगे? ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हाथरस केस में एक बार फिर हाथरस जिला जो है वो सुर्खियों में आया हुआ है। आपने देखा था कि इससे पहले एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और उसमें उसकी हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर एक बेटी का पिता जब अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करता है और केस दर्ज करता है तो उस बेटी के पिता को इंसाफ के बदले मौत मिलती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं और उन पर कार्रवाई जल्द होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। पापा को यहाँ गोली मार दी।